गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कृषि रसायन में अपने चौथे अध्याय जिसका कि नाम है रसायन की भाषा, रसायन की भाषा, इस अध्याय में पिछले लेक्चर से आगे बढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि सूत्र क्या होते हैं, फार्मूला क्या होते हैं। तो बेसिकली परमाणुओं का वह समूह जो यौगिक के अणु को प्रदर्शित करता है, को दर्शाता है, सूत्र कहलाता है, सूत्र कहलाता है। अब इसमें सूत्रों के भी ढेर सारे टाइप्स हैं, उसमें हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन बेसिकली फार्मूला यही कि परमाणुओं का एक समूह होता है, कलेक्टिवनेस ऑफ एटम्स विच शो मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड। किसी यौगिक का जो अणु है, मॉलिक्यूल है, उसको प्रदर्शित करने के लिए परमाणुओं का जो समूह है वह क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। तो फार्मूला का टाइप होता है, जैसे एक है एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला या आनुषंगिक सूत्र, आनुषंगिक सूत्र। ठीक है, तो आनुषंगिक सूत्र क्या होता है, यह यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात बताता है। ठीक है, यौगिक में परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात है उसको प्रदर्शित करते हैं इस सूत्र से, आनुषंगिक सूत्र से। यौगिक में या यौगिक के अणु में बोल दें, एक ही बात है। यौगिक के अणु में पार्टिसिपेंट परमाणुओं, जो पार्टिसिपेटिंग परमाणु हैं, परमाणुओं के किसको बताता है, सरलतम अनुपात। अभी उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि सरलतम अनुपात क्या है, को बताता है। ठीक है, इसको मिटा दें। अब उदाहरण से देखेंगे, आपके पास H2O है, H2O2 है, H2O2 ये जल है और ये क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर एम्पिरिकल फार्मूला की बात करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या अनुपात है, सरलतम अनुपात क्या है, तो 2:1। जल में, जल के केस में 2:1 सरलतम अनुपात है परमाणुओं का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात है वह 2:1 है, और वास्तविक अनुपात भी यही है। यानी यह एम्पिरिकल फार्मूला यानी आनुषंगिक सूत्र और अणुसूत्र, अगर साथ में इसको भी देख ले, एक ही साथ में अध्ययन हो जाएगा। अणुसूत्र यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है कि यौगिक के अणु में प्रतिभागी परमाणुओं का वास्तविक भान कराता है या अनुपात प्रस्तुत करता है। तो इसको क्या कहते हैं, अणुसूत्र कहते हैं।
ठीक है। तो वाटर के केस में जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, क्योंकि जो परमाणुओं का अनुपात है वह क्या है, 2:1। सीधे सीधे दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं का अनुपात क्या है, 2:1 है। अब इसको सरलतम रूप में ले चलें तो भी वही रहेगा, 2:1 ही, क्योंकि इससे ज़्यादा सरलतम नहीं कर सकते हैं। तो H और O का जो सरलतम अनुपात, यानी जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला होगा H2O का, वो H2O ही रहेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी H2O ही रहेगा। लेकिन H2O2 देखें हाइड्रोजन परऑक्साइड में, H2O2 जो लिखा गया है यह अणुसूत्र है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि जो आपका इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा, एम्पिरिकल फार्मूला वो क्या हो जाएगा बेटा, वास्तविक अनुपात क्या है H और O का, 2:2। सरलतम अनुपात क्या है, 1:1। ठीक है, अनुपात निकालना जानते हैं, 1:1। और 1:1 को हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, सूत्र के रूप में HO, यानी H2O2 का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, HO है। ठीक है, इसको मिटाएं। अब एक और फार्मूला की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है, इसको कहते हैं संरचना सूत्र। संरचना सूत्र यह आपके एम्पिरिकल फार्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला से थोड़ा सा बेटर आपको अंदाज़ा दे पाता है किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे CH4 लिख दिया गया, तो ये तो उसका किसी भी मेथेन है, मान लीजिए ये मेथेन है, माना क्या है, मेथेन ही है। तो मेथेन का यह क्या है, अणुसूत्र है। क्या है, अणुसूत्र, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे, अब परिभाषा आप बना भी सकते हैं। संरचना सूत्र क्या है कि किसी भी यौगिक के अणु में परमाणुओं की संरचना बता पाए, स्थिति बता पाए कि कौन सा मॉलिक्यूल कहाँ पर स्थित है। अब C हो गया, और 2D में हम लोग बना रहे हैं, 3D में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर 3D की कोशिश करें हम लोग तो इस तरीके से होता है, CH, H और H। ठीक है, यहाँ पर एक जो आपका H है वह एक प्लेन में ना होकर के थोड़ा सा प्लेन से डिफरेंट होता है। तो यह आपका जो CH4 है, मेथेन है, इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, जो संरचना को प्रस्तुत करता है किसी भी यौगिक के, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। जैसे CH3OH या CH3CH2OH, ये किसी भी यौगिक का क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। जब हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH और O से जुड़ा हुआ एक क्या है, हाइड्रॉक्सी समूह है, OH ग्रुप है। इसी तरीके से इसकी बात करेंगे तो CH2OH। तो यहाँ पर बांड वगैरह के बारे में भी कुछ आइडिया लग पा रहा है कि बंध किस तरीके से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब एक और बना लें हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपका एथीन है, एथीन है। तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग ऐसे बोल देते हैं इसको, C2H4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता। ठीक है, C2H4। और स्ट्रक्चरल में क्या करेंगे, स्ट्रक्चरल में CH
H और डबल बॉन्ड। तो बंध की भी जानकारी पता चल पाती है कि क्या है, बॉन्ड किस तरीके से लगे हुए हैं परमाणुओं से। तो ये क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे संयोजकता की शुरुआती जो परिभाषा रही है उसके बारे में। हालांकि संयोजकता का जो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है वह आगे चल करके एक लेसन के रूप में है, तो वहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल वैलेंसी क्या है, वैलेंसी संयोजकता, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक जो शुरुआती परिभाषा है उसी को देखेंगे कि हाइड्रोजन या किसी तत्व की संयोजकता उसके एक परमाणु से जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं की, हाइड्रोजन एटम्स की संख्या होती है, संख्या होती है। ये शुरुआती परिभाषा है कि किसी तत्व की संयोजकता क्या है, उसके एक परमाणु से हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़ पा रहे हैं, जितने परमाणु जुड़ पा रहे हैं उतनी ही हाइड्रोजन, उतनी ही उस तत्व की क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण से। H2O, HCl, HBr, ठीक है। तो H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2 है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एक परमाणु से कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, 2। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि क्लोरीन के एक परमाणु से कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, 1। HBr में ब्रोमीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि ब्रोमीन के एक परमाणु से कितना हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, 1 हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, फिलहाल इसी परिभाषा की बात करेंगे यहाँ पर। बाकी आगे जब हम लोग लेसन पढ़ेंगे है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत वाली परिभाषा की बात करेंगे। आगे परिवर्ती संयोजकता क्या है, आपके इस लेसन में परिवर्ती संयोजकता की बात किया है। परिवर्ती संयोजकता, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं इसको, वेरिएबल वैलेंसी। 2 उदाहरण से समझते हैं। एक PCl3 है, PCl5, और दूसरा है FeCl2 और FeCl3। ठीक है, तो एक ही परमाणु जब 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाए, जिसमें कि जिस भी तत्व से वो संयोग कर रहा है उसकी संख्या क्या हो जाए, यौगिक बनाते समय संख्या चेंज हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए PCl3, फास्फोरस का जो परमाणु है, फास्फोरस का एक परमाणु यहाँ पर 3 क्लोरीन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्योंकि HCl में हम लोगों ने देखा था एक हाइड्रोजन परमाणु से एक क्लोरीन जुड़ रहा था, तो क्लोरीन की वैलेंसी 1 थी। यहाँ पर अगर हमको पहले से पता है कि क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो क्लोरीन की यहाँ पर इमेजिन कर सकते हैं कि 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन एक वैलेंसी धारण करेगा, तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फास्फोरस की कितनी वैलेंसी है, 3। और यहाँ पर सेम परमाणुओं के संयोग से ही एक दूसरा कंपाउंड बन रहा है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
तो यहाँ पर अगर क्लोरीन की एक ही वैलेंसी होती है, 5 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो फास्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो PCl3 में फास्फोरस की वैलेंसी 3 और PCl5 में फास्फोरस की वैलेंसी क्या? 5। इसका मतलब जो फास्फोरस है, फास्फोरस जो परमाणु है, यह परिवर्ती संयोजकता शो करता है। एक दूसरा उदाहरण है FeCl2 और FeCl3। यहाँ पर आपके पास ये फेरस क्लोराइड है और ये क्या है? फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, ठीक है। तो फेरस क्लोराइड, यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी जो दूसरा तत्व जुड़ा हुआ है Fe, उसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, Fe++ और 2Cl-, ठीक है। या इसको ऐसे ही रहने दें, यहाँ पर Fe की वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। फेरस क्लोराइड में एक चीज़ ध्यान देंगे, कोई भी तत्व जब किसी दूसरे तत्व से मिलकर के संयोग करके एक यौगिक बनाता है और